नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन सेकंड ग्रेड की हिंदी पढ़ रहे थे। तो सेकंड ग्रेड के हिंदी में अपनों ने व्याकरण के बहुत से टॉपिक देख लिए थे जब अपनों ने एसआई की तैयारी के लिए व्याकरण पढ़ी थी, और साथ ही व्याकरण अपना बहुत सा क्लियर हो चुका है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा से संबंधित टॉपिक। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में लगभग कॉमन रहता है। तो हिंदी का एक अच्छा टॉपिक है भाषा से संबंधित। और वर्तमान में जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार यदि अपन देखें तो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उसकी बोलियां, देवनागरी लिपि, ये टॉपिक इसमें दिए गए हैं। पहले का सिलेबस यदि अपन थोड़ा देखें तो हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास भी इसमें दिया गया था, परंतु जो न्यू सिलेबस है उसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उसके साथ साथ उसकी बोलियां, साथ साथ देवनागरी लिपि सिलेबस में दी गई है। तो इन्हीं टॉपिक्स का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक मैं इसलिए भी आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि सामान्यतः इन टॉपिक्स के बारे में मैटर तो मिल जाता है, परंतु एक व्यवस्थित नोट्स की जो अपन बात करें वो नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई। हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो सिंधु के नाम से जाना जाता था, परंतु फारसी भाषा के आने के बाद या फारसी लोगों के आने के बाद यह हिंदू बन गया। क्यों बना, चलिए देख लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा के संबंध में, हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा में अपन सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखेंगे, शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे कि इसकी रचना और इसकी बनावट किस प्रकार से है और ये वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर अपना आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या अपन कह सकते हैं रचना। तो ये टॉपिक अपना आज का रहेगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया, सिंधु से हुई है। सिंधु, ठीक है। अब ये शब्द था, अपने पास पहले हिंदी शब्द था ही नहीं। थोड़ा सा यदि अपन आगे चलें और फारसी भाषा की यदि अपन बात करें सॉरी, तो फारसी भाषा में दंत्य स को है बोला जाता था। तो जैसे ही फारसी लोग सिंधु क्षेत्र में गए तो वहां पर इन्होंने सिंधु को हिंदू बोलना शुरू कर दिया। ध्यान रखना, यहाँ पर द नहीं आया था, अब तक सिर्फ हिंदू आया था। और उसके बाद ये जो ध महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, ये अल्प प्राण द में बदल गई और कालांतर में यही शब्द जो हिंदू था वो ही क्या बन गया, हिंदू बन गया। एक परिवर्तन यहां आने के बाद और हुआ, कौन सा, ये जो ऊ स्वर था ये भी आगे जाकर हट जाता है और इसकी जगह एक प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से सिंधु, हिंदू, हिंदू। और उसके बाद जो नए शब्द की उत्पत्ति होती है वो होती है हिंदी। कैसे, हिंदू में ऊ स्वर हटा दिया जाता है और एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ता है तो वो शब्द क्या बन जाता है, हिंदीक बन जाता है। परंतु कालांतर में क वर्ण भी यहां से हटा दिया जाता है और हटाने के बाद जो शब्द बनता है, जो शब्द रह जाता है वो क्या रह जाता है, हिंदी।
और सामान्यतः हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र है उसकी जो भाषा थी उसी को कौन सा बोला जाता था? हिंदी बोला जाता था। तो इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि हिंदी शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। एक बहुत ही रुचिकर तथ्य यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है, सामान्यतः जो हिंदी के समर्थक है या जो भाषा के समर्थक है वो लोग अपनी अपनी भाषा को लेकर विवाद करते हैं कि भाई हिंदी भाषा के जो लोग हैं वो हिंदी को ही बोले, अन्य जो भाषा है उनके शब्दों का प्रयोग न करें। परंतु अगर अपन हिंदी भाषा को देखें तो उसका शब्द हिंदी भी फारसी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अपनी हिंदी बहुत ही लचीली भाषा है और इसने कहीं कोई संकोच नहीं किया अन्य भाषा के शब्दों को अपनाने में, और इस प्रकार से अन्य देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपना करके इसने वर्तमान में अपना एक विस्तृत शब्दकोश तैयार कर लिया है। इतना बड़ा शब्दकोश कि वर्तमान में अपन किसी भी वस्तु के लिए ये नहीं कह सकते कि हिंदी में शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपना परिवेश ही इस प्रकार का बना रखा है। तो कहीं भी हमारे हिंदी को शब्दकोश को उठाकर देखें तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी के शब्दों को प्रयोग में लाए हैं, अपन अदर भाषा के शब्दों को भी प्रयोग में ला सकते हैं। हमारी हिंदी लचीली है तो हमें भी लचीला ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी सबकी अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ इतना समझ पा रहे हैं कि जो हिंदी शब्द है वो मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सिंधु से उत्पन्न हुआ है। मूलतः सिंधु से क्या बना? हिंदू बना, और हिंदू के बाद हिंदू बना, और हिंदू के बाद हिंदिक, और हिंदिक के बाद कौन सा शब्द रह गया? हिंदी रह गया। यानी हमारा वर्तमान जो हिंदी शब्द है वो रह गया। इसको अपन इस संरचना के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यदि आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या फिर संरचना ध्यान में नहीं रहे तो आप एक लाइन में, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो एक लाइन में इसको लिख लीजिए, आपको हमेशा के लिए ध्यान में रह जाएगा। सबसे पहले अपने को कौन सा शब्द रखना है? सिंधु। सिंधु। और उसके बाद अपने को कौन सा शब्द रखना है? से का क्या बना लिया? फारसी के आते ही है बना लिया। तो कौन सा बन गया? हिंदू। हिंदू बन गया। और उसके बाद इसका परिवर्तित स्वरूप सामने आया, और परिवर्तित स्वरूप क्या हुआ? हिंदू बना। हिंदू बना। और फिर उस स्वर के हटने के बाद कौन सा बना? हिंदीक बना। और हिंदीक के बाद क के हटने के बाद कौन सा बचा? हिंदी बचा। तो इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, हिंदी शब्द की संरचना बनी। और सामान्यतः यदि अपन भाषाओं का विकास क्रम देखें तो हमेशा परिवर्तन होते आए हैं। परिवर्तन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि अपन जो थोड़ा सा कठिन स्तर होता है उसको थोड़ा सा सरलता में ले जाएं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी गांव में जा रहे हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो एक बार यदि आप जाते हैं तो आप किसी के बताए हुए रास्ते के अनुसार जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा रास्ता आपको तय करना पड़े। लेकिन दूसरी बार यदि आप वहां जाते हैं तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो आप शॉर्ट रास्ते से वहां पर जल्दी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से भाषाओं का विकास क्रम भी रहता है। थोड़ा सा कठिन स्तर होता है, कठिन स्तर से अपन सामान्य स्तर या सरल स्तर में आते हैं तो थोड़े से परिवर्तन करते हैं। और इन परिवर्तनों में काफी बार ये हो जाता है कि अपन परिवर्तन करने लगते हैं तो थोड़ी सी गलतियां हो जाती है। जैसे मैं एक रुचिकर बात आपको और बताती हूँ। देखिए, मूलतः यदि हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपन देखें, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो हम जानते हैं कि संस्कृत से हुई है। इसकी संरचना भी अपन देखेंगे। संस्कृत थी तो वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत थी, किस प्रकार से उसका विकास क्रम था, ये भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसको भी अपन देखने वाले हैं। परंतु छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, हिंदी मूलतः कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। ठीक है।
तो संस्कृत से इसका यदि अपन क्रम देखें तो डायरेक्ट ये यानी सीधा संस्कृत से हिंदी नहीं आ गई थी। इसका विकास क्रम है कि इसमें परिवर्तन होते 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 और वर्तमान में हिंदी तक पहुंची। तो बहुत पहले सिर्फ संस्कृत थी, संस्कृत से प्रारंभिक प्राकृत, प्रथम प्राकृत या फिर अपन पाली बोल सकते हैं, पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद एक अपन मिला जुला रूप देखते हैं अपभ्रंश और हिंदी का, जिसे अवहट नाम दिया गया था। और सामान्यतः कुछ विद्वान अपभ्रंश को भी अवहट कहते हैं। और उसके बाद हिंदी आई। तो इस प्रकार का विकास क्रम देखते हैं तो अपन देखते हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपन अपभ्रंश को लेकर इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या देखें तो मात्र 8 थी, 8 थी। तो सिर्फ स्वर 8 ही हो तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी की तरह ही हमें चलना पड़ेगा। अंग्रेजी की तरह माने एक ही स्वर से हमें 2-3 जगह काम चलाना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी में 5 ही स्वर है और जो 5 वोवेल्स है उनमें ए ई आई ओ यू, उनमें अपने को ओ को छोटा करते हैं, ऊ छोटा लगाते हैं तो ऊ बना देते हैं, या फिर डबल ओ कर देते हैं बड़े ऊपर। तो इस प्रकार से हमें 2-3 जगह उससे काम चलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अपभ्रंश में जब 8 ही स्वर बचे तो हमें थोड़ी सी परेशानी होने लगी। तभी तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप बिगड़ने लगा था। तो फिर हमने सुधार किया और हमने सुधार करके हिंदी में 11 स्वर रख लिए। संस्कृत में 13 स्वर थे, 13 स्वर से हमने यात्रा जो की 10 से हम 8। पाली और प्राकृत में अपनों ने 10 स्वर रखे और 10 में ठीक ठाक काम चल रहा था। तो अपनों ने सोचा कि भाई थोड़े से और कम कर दें तो भाषा पढ़ने में आसानी रहेगी, तो हमने 8 किए। 8 करने पर इसका स्वरूप बिगड़ने लगा और जब बिगड़ने लगा तब हमने फिर हिंदी में उसका सुधार करते हुए, उसका परिष्कार करते हुए और 11 स्वर रख लिए। तो ये कुछ बातें होती है जिनमें अपन देखते हैं कि विकास क्रम में, चाहे भाषा का हो चाहे अपना हो, अपन लाइफ को आसान बनाने में लगते हैं, भाषा को आसान बनाने में शुरू हो जाते हैं, लगते हैं। तो फिर हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं और परिवर्तन करते हैं तो कभी कभार हम परिवर्तन इस प्रकार के कर देते हैं कि पूरी की पूरी जो घटना है वो बिगड़ने लगती है, तो फिर हम उसको सुधारते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृत से हिंदी तक का जो सफर अपनों ने तय किया। तो यहाँ पर यदि अपन शब्द की उत्पत्ति मात्र देखें तो यह मूलतः सिंधु से हुई है और यहाँ पर यदि शब्द को देखें तो यह मूलतः फारसी भाषा से लिया गया है। और यहाँ पर यदि अपन महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो सीधा का सीधा पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो फारसी भाषा का है। आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाए और निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, और उसमें हिंदी भी एकमात्र ऑप्शन रख दिया जाता है, एकमात्र नहीं सॉरी एक ऑप्शन उसमें हिंदी भी रख दिया जाता है। तो आप यूं सोचते हैं कि भाई हिंदी तो हिंदी का है तो अपन इसको छोड़ देते हैं। नहीं, हिंदी ही हिंदी का नहीं है, ये फारसी भाषा का है। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में अपनों ने सिर्फ हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आई हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।